तो वेलकम एवरीवन, ये हमारा जियोलॉजी फॉर नॉन जियोलॉजिस्ट के लिए तीसरा वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के थोड़े से बेसिक्स देखेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे समझने की कि मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी जियोलॉजी ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से कितना डिटेल में मुझको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होती है मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में। तो सबसे पहले तो मैं जियो अर्थ की वेबसाइट पे जाके ये जो फ्री रिसोर्स है माइक्रो थीम्स का, उसको डाउनलोड कर लूँगा। इससे मुझको ये पता चल जाएगा, ठीक है, अगर मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में ये टॉपिक लिखा है तो उसके अंदर ये माइक्रो थीम्स आती हैं और मुझको इन्हीं माइक्रो थीम्स पे ज़्यादा फोकस करना है। देन मैं सेकेंडरी चीज़ों पे मूव करूँगा। हो सकता है कुछ ऐसी माइक्रो थीम्स हो जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, कभी नहीं पूछी जाती। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मैंशनड है लेकिन कभी नहीं पूछे जाते, तो मैं उनको फर्स्ट गो में स्किप कर सकता हूँ। हाँ, ओके। सो दिस इज़ माय प्रोफाइल। आई एम डॉक्टर जीव जतन शर्मा। मैं जियो अर्थ कोचिंग में पढ़ाता हूँ। हमारे पास एक ऑफलाइन सेंटर है करोल बाग में, जहाँ पर हम ऑफलाइन जियोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स कराते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो नाउ लेट अस बिगिन। सबसे पहला जो मेरे पास टॉपिक है IFOS के सिलेबस में मेंशन या CSE के सिलेबस में मेंशन, वो है टाइप्स एंड एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। यानी कि ये कोई चीज़ है मेटामॉर्फिज्म, जिसके बेसिस पे मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी को हम नाम दे रहे हैं। उसके कुछ टाइप्स हैं जो मुझको याद करने हैं और उसके कुछ एजेंट्स हैं। अब एजेंट क्या होता है? एजेंट होता है जो कोई चीज़ करके देता है। जैसे इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट से मैं इंश्योरेंस खरीदता हूँ, तो उसका काम है इंश्योरेंस बेचना, उसका क्लेम करवाना। जो मेरे डिलीवरी एजेंट्स हैं, जैसे स्विगी जोमेटो से मैं कुछ सामान खरीदता हूँ, तो उनका काम क्या है? वो डिलीवरी करते हैं। तो सेम ये जो एजेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये मेटामॉर्फिज्म करते हैं। तो अगर मैं देखूँ, जो ये पहला माइक्रो थीम है, इससे आज तक पिछले 10 साल में 3 क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन एजेंट पे ही आया डायरेक्टली, एक क्वेश्चन आया है टाइप्स पे, और एक क्वेश्चन आया है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, जो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म का ही एक सब टाइप है। तो सबसे पहले तो अगर मुझको बेसिक्स करने हैं, तो मुझको ये समझना है, ये जो टर्म है मेटामॉर्फिज्म, इसका क्या मतलब होता है? तो मॉर्फिज्म का मतलब होता है, अगर मैं कोई भी चीज़ को देख रहा हूँ ना, उसको मैं फिजिकली हैंड में देख रहा हूँ, या मैं रोड पे खड़ा हूँ, किसी चीज़ को मैं देख रहा हूँ, किसी बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो मॉर्फोलॉजी या मॉर्फ, इसका मतलब होता है कि उस चीज़ का ना फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कैसी दिख रही है। जैसे मुझको मालूम है माउंटेन्स जैगेड होते हैं, रिवर थोड़ी सी ऐसी मियांडर करती है, थोड़ा सा ऐसे या तो स्ट्रेट चैनल में फ्लो करती है, या तो ऐसे कर्व्स में फ्लो करती है। तो ये जो चीज़ें हैं, फिजिकल अपीयरेंस जो है, इसको मैं कहता हूँ मॉर्फ या मॉर्फोलॉजी। इसी से मेरे पास जियोलॉजी में और ज्योग्राफी में एक टर्म निकलता है, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जो जियो यानी कि जो अर्थ है, उसकी शेप कैसी है, उसकी जो सरफेस है, क्रस्ट है, उसकी शेप कैसी है, माउंटेन्स कैसे दिखते हैं, प्लाट्यूज कैसी दिखती हैं। तो मॉर्फोलॉजी का जो मेरा टर्म है, वो फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है। अब आते हैं मेटामॉर्फिज्म पे। मेटामॉर्फिज्म में ना, यहाँ पे जो मॉर्फिज्म यूज हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग इसका डेफिनेशन है। यहाँ पे हम फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं मिनरल्स की। यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनरल्स की। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, तो ये जो मेरे पास इमेज है, ये क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स की इमेज है। और डेयरी प्रोडक्ट्स की कहानी स्टार्ट होती है दूध के साथ, मिल्क के साथ। मिल्क से ही मैं बाकी के सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दही हो गया या पनीर हो गया, वो सारे के सारे मैं मिल्क से बनाता हूँ। अब कैसे बनाता हूँ? डिफरेंट प्रोसीजर हैं मिल्क से छाछ बनाने के, कर्ड बनाने के, पनीर बनाने के। लेकिन कर्ड, पनीर, इन सब में कॉमन बात क्या है? ये सारे के सारे केमिकली अगर मैं बात करूँ, यानी कि इनकी जो केमिस्ट्री होगी, लगभग लगभग मिल्क ही होगी। क्यों? क्योंकि ये मिल्क से ही बने। जो मैं प्रोटीन पाउडर खा रहा हूँ, वे प्रोटीन जो मैं खा रहा हूँ, वो भी कैसे बनता है? मिल्क से बनता है। तो वे प्रोटीन एक अलग प्रोडक्ट है मार्केट में, लेकिन उसका जो केमिस्ट्री होगा, मोर और लेस मेरे मिल्क से मैच करता है। ठीक है? यही जो चीज़ हो रही है ना, कि आप मिल्क से कुछ और चीज़ बना रहे हो, लेकिन आप केमिस्ट्री चेंज नहीं कर रहे, आप उसका अपीयरेंस चेंज कर रहे हो। जैसे पनीर और मिल्क का अपीयरेंस कंप्लीटली अलग है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली अलग है, लेकिन उनकी जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी बहुत सिमिलर है। उनमें जो ना एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन एलिमेंट्स के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, वो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन अभी भी पनीर की और मिल्क की कंपेरेबल है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया।
यही मेटामॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। अगर मेरे पास कोई एक रॉक है दुनिया में और मुझको मालूम है रॉक की डेफिनेशन होती है एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, मान लेते हैं इसमें 2 मिनरल्स हैं या 3 मिनरल्स हैं, M1 M2 M3, ठीक है। हमको तो नाम याद करने पड़ेंगे, जैसे मान लेते हैं क्वार्ट्स है, इसमें इसमें गार्नेट है दूसरा मिनरल, तीसरा मिनरल इसमें क्लोराइड है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कह दे रहे हैं M1 M2 M3, इसमें 3 मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। मान लेते हैं आप इस रॉक के साथ कुछ ऐसा करते हो कि ये जो 3 मिनरल्स हैं ये चेंज हो जा रहे हैं किसी और मिनरल में, M4 M5 M6 में चेंज हो जा रहे हैं। और M1 M2 M3, अगर मैं M1 को देखूं, M1 मान लेते हैं इसके अंदर सिलिका था, सॉरी, मैं M1 को अगर देखूं, M1 के लिए M1 में मानते हैं हम लोग इसके अंदर सिलिका था, इसके अंदर मैग्नीशियम था और इसके अंदर ऑक्सीजन था, ठीक है। और जो मेरे पास M3 था, M3 के अंदर सिलिकन था, आयरन था और ऑक्सीजन था, मतलब इस मिनरल की कॉम्पोजिशन ऐसी थी। और ये जो M4 M5 बना है, हम बोलते हैं कि M4 जो है इसके अंदर सिलिका है और ऑक्सीजन है, और जो M5 है इसके अंदर मैग्नीशियम है, आयरन है, बस ये सिंपल केस हम मान के चलते हैं। तो जब ये M1 और M3 M4 और M5 में चेंज हो रहे हैं, तो असल में चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 2 सिलिका अलग थे, अब ये यहाँ पे जो ये सिलिका Mg और ऑक्सीजन के साथ एग्जिस्ट करता था, M4 में वो सिर्फ सिलिका और ऑक्सीजन आ गया। और इसके पास जो Mg था वो क्या हो गया, वो यहाँ शिफ्ट हो गया और इसका सिलिका यहाँ शिफ्ट हो गया। यानी कि आपने केमिस्ट्री ऊपर नीचे कर ली, आपने मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम का एटम उठा के दूसरे मिनरल में डाल दिया और उस मिनरल से उठा के इस मिनरल में डाल दिया। तो क्योंकि आपने कॉम्पोजिशन पूरे के पूरे सिस्टम की अगर मैं देखूं, M1 M3 को साथ में देखूं, तो अभी भी पूरे सिस्टम में सिलिका भी है, Mg भी है, ऑक्सीजन भी है, बस आपने कैटेगराइजेशन चेंज कर दी। यानी कि आपके पास सिस्टम में Mg भी था, Si भी था, O भी था, और एक दूसरी जगह Fe था, Mg था, Si था, सॉरी Mg था, सिलिकॉन था और ऑक्सीजन था। आपने इसके साथ क्या किया, आपने जो 2 अलग चीज़ें थी उसमें से केमिस्ट्री में फेरबदल कर दिया। आपने सिलिका और ऑक्सीजन एक साथ रख लिया आप, और आपने एक दूसरे बॉक्स में Fe और Mg रख दिया। तो ओवरऑल केमिस्ट्री आपने चेंज नहीं करी सिस्टम की, अभी भी बक्से जो हैं ये दोनों साथ में देखूंगा तो सिलिकॉन के भी उतने ही एटम्स हैं, Mg के भी उतने ही एटम्स हैं। बस इन पूरे के पूरे सिस्टम में जो छोटे बॉक्सेस हैं जिनको हम मिनरल्स कह रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री आपने इंडिविजुअली चेंज कर ली। इसी को मैं कहता हूँ मेटामॉर्फिज्म। यानी कि पहले आपके पास कुछ और मिनरल्स थे, आपने बिना केमिस्ट्री वगैरह कुछ चेंज किए आपने कुछ नए मिनरल्स बना लिए। जैसे इस इमेज को देखूं मैं, जो लेफ्ट में इमेज है, पहला जो मेरे पास रॉक है उसके अंदर गार्नेट था, हॉर्नब्लेंड था, प्लेजियोक्लेस था। फिर आपने कुछ ऐसा किया कि यही रॉक क्लोराइट, एक्टिनोलाइट और एपिडोट में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों रॉक्स को अगर मैं देखूंगा तो कंप्लीटली डिफरेंट दिखेंगे मुझको। लेफ्ट वाला इमेज और राइट वाले इमेज में कोई मिनरल नहीं है जो कॉमन हो। मैं कह ही नहीं सकता अच्छा ये दोनों में ना कोई रिलेशनशिप है, देखने के अगर मैं सिर्फ देखता हूँ, लेकिन रियलिटी में एक रिलेशनशिप है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, मेटामॉर्फिज्म हुआ है। तो मेटामॉर्फिज्म क्या है, मेटामॉर्फिज्म है कन्वर्जन। आप कर रहे हो कन्वर्ट, क्या चीज कन्वर्ट कर रहे हो, आप कन्वर्ट कर रहे हो मिनरोलॉजी, यानी कि आप मिनरल्स को चेंज कर रहे हो, लेकिन आप केमिस्ट्री को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। इसको मैं कहता हूं मेटामॉर्फिज्म। जैसे आप इसमें दूध और जो पनीर का रिलेशनशिप है, उनकी केमिस्ट्री लगभग लगभग सेम है, लेकिन जो अंदर उनके पास स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट हो गया है, इसीलिए उनका जो फिजिकल अपीयरेंस वगैरह है, प्रॉपर्टीज हैं, वो कंप्लीटली चेंज हो गई, राइट। तो ये मेटामॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। अब मेरे पास आते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म का मतलब है कि ये जो आप चीज़ कर रहे हो ना मेटामॉर्फिज्म, यानी कि आप ये जो मिनरल 1 और मिनरल 2 को मिनरल 3 और मिनरल 4 में चेंज करना चाहते हो, ये चेंज कैसे होगा। तो इसके बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप
प्रेशर को इंक्रीज कर लो या फिर प्रेशर को डिक्रीज कर लो। एक तरीका होता है टेम्परेचर को इंक्रीज कर लो या टेम्परेचर को डिक्रीज कर लो, यानी कि आप चेंज कर लो प्रेशर को, टेम्परेचर को अलग अलग या फिर दोनों को साथ में। ठीक है, और भी तरीके होते हैं लेकिन सबसे कॉमन तरीके यही दोनों हैं कि आप प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर लो। इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास इस इमेज में जो हम देख रहे हैं। ये इमेज में क्या हो रहा है कि मेरे पास एक मैग्मा का बॉडी है, यानी कि इग्नियस मैग्मा जो है वो यहाँ पे आता है और इसके आसपास एक रॉक है जिसके अंदर आके ये फंस चुका है। अब हमने पिछले इग्नियस के लेक्चर में देखा था, अगर ये रॉक के कुछ पार्टिकल्स, ये जो रॉक है, अगर इसका कोई पार्टिकल इस मैग्मा में गिर जाए, ठीक है, तो क्योंकि रॉक सॉलिड था, रॉक सॉलिड था, लेकिन जो मैग्मा था वो मेरा लिक्विड है, हीटेड है, ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इस ग्रीन वाले रॉक को एसिमिलेट कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, ये हमने देखा था डिफ्रेंशिएशन एंड एसिमिलेशन इग्नियस रॉक्स में, इग्नियस के सिलेबस में। लेकिन मान लेते हैं कि ये जो बाहर का ग्रीनिश रॉक है ना, ये इस मैग्मा के अंदर गिरता नहीं है, ठीक है, यानी कि एसिमिलेट नहीं होता। उसके अगर ऐसा नहीं भी होता तब भी मुझको मालूम है कि अगर जैसे ही आपने मैग्मा इस रॉक के अंदर इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि मैग्मा बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर्स पे है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आजू बाजू का जो ये ग्रीनिश रॉक है इसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जैसे मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, कढ़ाई गर्म है, अगर मैं हाथ लगाता हूँ उस पर, तो धीरे धीरे जो मेरी कढ़ाई है उससे जो हीट है मेरे हाथों में ट्रांसफ़र होती है और मेरे हाथ जल सकते हैं। सेम चीज़ हो रही है, जो पहले आपके पास रॉक था उसका टेम्परेचर था लो, धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है वो क्या करने लग जाएगा, राइज करने लग जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। तो जो हमने ये दो प्रोसेस देखी थी एजेंट्स की, कि आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, तो हम क्या देखते हैं, इस मैग्मा के आसपास ये जो रॉक है ग्रीन कलर वाला, इसकी मिनरोलॉजी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो रेड वाला रॉक है इसका टेम्परेचर का वैल्यू अलग है, इसके आसपास जो ग्रीन वाला रॉक है उसके टेम्परेचर की वैल्यू से। तो क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज कर लिया, उसकी वजह से क्या होता है, मिनरल्स चेंज हो जाते हैं। इसी को मैं कहता हूँ मेटामॉर्फिज्म। और ये जो स्पेशल टाइप का मेटामॉर्फिज्म है इसको मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि ये एक इग्नियस बॉडी के कॉन्टैक्ट पे बनता है। मेरे पास और तरीके के मेटामॉर्फिज्म है, जैसे मुझको मालूम है हिमालयास। हिमालयास में क्या हुआ है, मेरे पास एक यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट से आके मेरा इंडियन प्लेट टकराता है, ठीक है, कोलाइड करता है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, कोलाइड कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। और कोलिजन के पास क्या होता है, कोलिजन की वजह से क्या होता है, ये क्रम्बल कर जाते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी, दो गाड़ियों का अगर एक्सीडेंट होता है तो जो पीछे वाली गाड़ी है उसका जो बोनेट है वो क्या हो जाता है, क्रम्बल कर जाता है। और ये जो क्रम्बलिंग है इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं उस एक्सीडेंट वाली कार में बैठा होता तो मुझे वो प्रेशर फील होता, ठीक है, कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर फोर्स मेरी बॉडी पे लग रहा है। तो सेम चीज़ हो रही है जब इंडियन प्लेट टकराती है यूरेशियन प्लेट के साथ, उस प्लेट के जो रॉक्स हैं उनको भी ये प्रेशर फील होता है। और ये जो प्रेशर इंक्रीज है ये मेरा दूसरा एजेंट है मेटामॉर्फिज्म का। पहला एजेंट टेम्परेचर था जो हमने यहाँ देखा, दूसरा एजेंट प्रेशर है जो हम यहाँ देख रहे हैं। अब प्रेशर की वजह से भी यहाँ पे क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। और इस टाइप के मेटामॉर्फिज्म को हम कहते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म, या फिर सबडक्शन मेटामॉर्फिज्म, बहुत नाम हम दे सकते हैं। तो ये मेरे क्या है, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एजेंट एक्ट कर रहा है, कहाँ पे एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं ये टर्म्स जो है मेरे पास, मेटामॉर्फिक ग्रेड एंड जोन्स। अब ये ग्रेड एंड जोन क्या होता है, इससे मैं देखूंगा तो इससे भी लगभग लगभग 2 या 3 सवाल आए हैं मेटामॉर्फिज्म से। अगर 1-2 सवाल आ रहे हैं किसी थीम से, तो वो थीम बहुत ही रेलेवेंट है मेरे लिए। सवाल क्या है, डायरेक्टली वो मुझसे पूछ रहा है इसमें फेशीज। अब टॉपिक में यहाँ लिखा है ग्रेड और जोन,
यहाँ पे जो फेशीज टर्म है वो मेंशन नहीं है, लेकिन जो फेशीज है वही ग्रेड होता है और जो जोन है वही ग्रेड होता है। ठीक है, जब मैं टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा तब मुझको समझ में आएगा, ठीक है फेशीज ही ग्रेड होता है, कोई यहाँ पे ना अलग से फेशीज कोई अलग कंसेप्ट नहीं है जो इस माइक्रो थीम में नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है फेशीज को डिस्क्राइब कर लो और ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बता दो, या फिर फेशीज का डायग्राम बना लो और ये कौन सी फेशीज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म से रिलेट करती हैं। एक फेशीज का नाम से भी उसने मुझसे पूछा कभी, ग्रेनुलाइट फेशीज। तो अब ये फेशीज, ग्रेड, जोन्स, ये क्या होते हैं? ग्रेड, अगर मैं किसी एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मान लेते हैं मैं स्कूलिंग में बैठा हूँ, तो मेरे पास ए प्लस एक ग्रेड होता है, बी प्लस दूसरा ग्रेड है, सी भी ग्रेड है, फिर मैं फेल भी हो सकता हूँ, एफ भी मेरे पास एक ग्रेड है। अब ये ग्रेड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके मार्क्स कितने आए थे। ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आप हायर ग्रेड के स्टूडेंट हो, अगर कम मार्क्स आएंगे तो आप लोअर ग्रेड पे हो, है ना, यही होता है ग्रेड का मतलब। सेम चीज़ हमारे मेटामॉर्फिज्म में भी है। ये जो आप एजेंट्स की बात कर रहे हो ना, प्रेशर और टेम्परेचर, मान लेते हैं आप टेम्परेचर को लेके चलते हैं हम लोग, मान लेते हैं टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, आपने 700 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, और एक केस है जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्वियसली ये दोनों मेटामॉर्फिज्म हैं, लेकिन एक मेटामॉर्फिज्म है लोअर ग्रेड का और एक मेटामॉर्फिज्म है हायर ग्रेड का। तो इन दोनों को अगर मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूँ, इसीलिए मैंने ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया है। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म में भी ग्रेड होता है, दुनिया में कहीं पर हो रहा होगा लो मेटामॉर्फिज्म, लो ग्रेड का मेटामॉर्फिज्म, लो फेशीज का मेटामॉर्फिज्म या लो जोन का मेटामॉर्फिज्म, और कहीं कहीं पर होगा हाई ग्रेड का मेटामॉर्फिज्म, राइट। तो ये जो डायग्राम है लेफ्ट में, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फेशीज का, ठीक है, या ग्रेड का। ग्रेड, फेशीज और जोन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जब मैं डिटेल में करूँगा तब मेरे को समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम मान के चलते तीनों सेम है। तीनों में फ़र्क क्या है? लो ग्रेड, हाई ग्रेड में फ़र्क है प्रेशर और टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया। मान लेते हैं जो उसने सवाल मुझसे पूछा था ग्रेनुलाइट से पूछा था, है ना, ग्रेनुलाइट से पूछा था। अगर मैं देखूं, ये लिखा ग्रेनुलाइट, ग्रेनुलाइट कहाँ पर हो रहा है? ग्रेनुलाइट हो रहा है 4 किलो बार से 12 किलो बार और 700 डिग्री से ऊपर, यानी कि ग्रेनुलाइट इसके कंपैरिजन में, ग्रीन शिस्ट के कंपैरिजन में क्या है? हाइयर ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म है। क्यों? क्योंकि ग्रीन शिस्ट हो रहा है बेचारा 450 सेंटीग्रेड्स पे और ये हो रहा है 700 पे। तो ये होता है ग्रेड। एक हायर ग्रेड्स हैं, कुछ लोअर ग्रेड्स हैं, कुछ ऐसे ग्रेड्स हैं जो प्रेशर की वजह से हैं हायर ग्रेड। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं लूँ ब्लू शिस्ट, ब्लू शिस्ट क्या है? लो टेम्परेचर पे है, लेकिन इसका जो प्रेशर का वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। तो ब्लू शिस्ट, इक्लोजाइट, ये मुझको नाम याद करने पड़ेंगे। ये क्या है? हायर ग्रेड के मेटामॉर्फिज्म है प्रेशर वाइज। ये हॉर्नफेल, ये क्या है? हायर टेम्परेचर के मेटामॉर्फिज्म है। जब मैं प्रेशर प्रेशर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ग्रेनुलाइट है, प्रेशर भी ज़्यादा है इसमें और इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो ये जो 5-6 नाम इसमें लिखे हैं ये मुझको ऑब्वियसली याद करने पड़ेंगे। लेकिन ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है कितना ज़्यादा आपने, जो एजेंट था ना, कितना ज़्यादा उसने काम किया, कितना प्रेशर इंक्रीज किया, कितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया। फिर मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फेज रूल। अब फेज रूल से 2 बार सवाल आए हैं। फेज रूल एक थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन फेज रूल सिर्फ ये इक्वेशन है P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, जिसमें P होता है नंबर ऑफ फेजेस, यानी कि कितने फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। हमारे लिए जियोलॉजी में फेज होता है मिनरल, यानी कि आप जिस रॉक को देख रहे हो उसमें कितने मिनरल्स हैं। एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको एक्सप्लेन करना यहाँ पे बहुत टफ होगा, हम नहीं करेंगे। सी होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इसको मैं सिंपली ऐसे समझ सकता हूँ कि आप किसी मिनरल की बात कर रहे हो SiO2, जिसको मैं कहता हूँ क्वार्ट्स। तो इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसमें कंपोनेंट हो सकता है सिलिका का मॉलिक्यूल या एटम और ऑक्सीजन का एटम या मॉलिक्यूल। थोड़ा सा कंपोनेंट की जो डेफिनेशन है मैं तो बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है।
लेकिन फेज रूल क्या है? फेज रूल सिर्फ ये इक्वेशन है, P+F=C+2, सिर्फ मुझको ये इक्वेशन समझनी है और मेरा काम खत्म हो जाएगा इस टॉपिक के लिए। ठीक है, मुझको ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स का डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट आता है मेरे पास फेशीज ऑफ रीजनल एंड कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। अब ये टर्म क्या है फेशीज? हमने देखा ग्रेड, ग्रेड ही हमारे लिए फेशीज है अभी के लिए, और फेशीज ही हमारे लिए जोन है। तो ये जो टर्म है ये इसी इसी टॉपिक का हम पार्ट मान सकते हैं। सिलेबस में ऑब्वियसली अलग तरीके से लिखा है। तो इस टॉपिक में मुझको क्या पढ़ना है? इसमें मुझको पढ़ना है फेशीज ऑफ रीजनल एंड कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। हमने देख ही लिया, रीजनल क्या था? हिमालयाज वाला था, यानी कि जहाँ पे प्रेशर बहुत इंक्रीज हो रहा है। कॉन्टैक्ट क्या था? जहाँ पर इग्नियस बॉडी आई थी, यानी कि टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो ये मुझसे पूछना चाहता है कि आप याद कर लो कि रीजनल जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो कौन सी फेशीज बनती है, और कॉन्टैक्ट होता है तो कौन सी फेशीज बनती है। ये हमने देखा ही था इस डायग्राम में। जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये जो दो मेरे पास फेशीज हैं, ये क्या है? ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म की फेशीज हैं। ग्रीन शिस्ट, एम्फीबोलाइट, ग्रेनुलाइट भी रीजनल मेटामॉर्फिज्म की फेशीज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अच्छा खासा है। और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या था? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में सिर्फ टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए था, सिर्फ टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए। तो ये जो फेशीज हैं हॉर्नफेल्स की, ये क्या है? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म की फेशीज हैं। तो इसी डायग्राम को मुझको अगर मैं अच्छे से कर लूँगा तो मेरे पास ये टॉपिक भी कवर अप हो जाएगा, और इससे पहले जो ये टॉपिक आया था ये भी मेरा इसी डायग्राम के बेसिस पे है। नेक्स्ट आते हैं ACF एंड AKF डायग्राम्स। अब ये क्या बला है? इससे बहुत सवाल भी पूछे गए हैं। ACF AKF डायग्राम्स ऐसे कुछ दिखते हैं, यानी कि आपने क्या किया है? आपने एक ट्राइंगल प्लॉट किया है। जैसे ये ACF का प्लॉट है। ACF में A रिप्रेजेंट करता है आपके सिस्टम में एल्यूमिना कितना है, C रिप्रेजेंट करता है आपके में कैल्शियम कितना, F रिप्रेजेंट करता है आपके में आयरन और MgO कितना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटा मोटा मतलब यही है। A का मतलब एल्यूमिना, C का मतलब कैल्शियम, और F का मतलब आयरन मैग्नीशियम कितना है आपके सिस्टम में। ठीक है, तो ये प्लॉट हम क्यों करते हैं? ये प्लॉट हम करते हैं ताकि मेरे पास जो रॉक है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि पहले मिनरल 1 मिनरल 2 था, बाद में आपका मिनरल 3 प्लस मिनरल 4 बन गया। इसको या तो मैं ऐसे ही लिख दूं M1 M2 M3 M4, या फिर मैं इसको चाहूँ तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लूँ। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रीन शिस्ट एम्फीबोलाइट, ग्रीन शिस्ट एम्फीबोलाइट। अब ये दोनों के दोनों अलग फेशीज हैं, अलग ग्रेड ऑफ रॉक हैं, यानी कि इनमें प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू अलग हुई होगी। यानी कि मान लेते हैं मैं दुनिया में किसी रॉक से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर M1 प्लस M2 एग्जिस्ट करता था। इसको जब मैं ग्रीन शिस्ट के प्रेशर टेम्परेचर पे ले आया, इसमें क्या आ गया? M3 M4 आ गया। इसी रॉक को मैंने और ज़्यादा गर्म किया, इसको मैं एम्फीबोलाइट के प्रेशर टेम्परेचर पे ले आया, यानी कि ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब इसमें क्या मिल रहा है मुझको? M5 M6 मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्रेड बदल रहा है, यानी कि प्रेशर टेम्परेचर बदल रहा है, मिनरल्स जो रॉक में है वो भी चेंज हो रहे हैं। तो इसी को मैं ग्राफिकली अगर देखना चाहूँ ना, तो ये मैं डायग्राम्स बनाता हूँ। जैसे ग्रीन शिस्ट का अगर मैं डायग्राम देखूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास M1 मिनरल है, ये मेरे पास M2 मिनरल है, ये मेरे पास M3 मिनरल है। बाद में जब ये एम्फीबोलाइट में पहुँचता है, इसके साथ क्या होता है? यहाँ पर M4 मिनरल बनने लगता है, M5 मिनरल बनने लगता है, M6 मिनरल बनने लगता है, M7 मिनरल बनने लगता है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना मिनरल, ग्रीन शिस्ट से एम्फिबोलाइट पहुंचने में, एम्फिबोलाइट से ग्रेनुलाइट पहुंचने में, ग्रेनुलाइट से इक्लोजाइट पहुंचने में, या ब्लू शिस्ट पहुंचने में, इसको मैं ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इसलिए मैं ये ACF AKF ये डायग्राम्स प्लॉट करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं टेक्सचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फिज्म। यानी कि टेक्सचर हमने इग्नियस में भी देखा था, टेक्सचर का मतलब होता है माइक्रोस्कोप में, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है फील्ड में। तो अगर मैं मेटामॉर्फिक रॉक्स को देख रहा हूँ तो माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं, ये फील्ड में कैसे दिखते हैं? बहुत सवाल भी आए हैं इन पे, क्योंकि टेक्सचर्स बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। किसी भी पेट्रोलॉजी की मैं बात करूँगा, टेक्सचर्स मुझको याद करने हैं।
इग्नियस में भी बहुत टेक्सचर्स थे जो मुझको याद करने थे, इसमें भी हैं जो मुझे याद करने। लेकिन सबसे कॉमन जो टेक्सचर है वो ऐसा कुछ होता है मेरे पास, जिसको मैं कहता हूँ शिस्ट। तो ये मेरे पास सबसे पहला, मेरे पास एक रॉक था, ये मेरे पास उसका मेटामॉर्फिक इक्विवेलेंट है, यानी कि आपने उसका मेटामॉर्फिज्म कर दिया। सबसे पहले और सबसे दूसरे वाले रॉक में अगर मैं फ़र्क करने की कोशिश करूं तो पहला डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो रैंडम है, यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो क्या है, अलाइंड है। ये एक फ़र्क है इन दोनों के बीच में। और ये फ़र्क कैसे आता है, ये फ़र्क आता है जब आप प्रेशर लगाते हैं। तो इस केस में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया है, टॉप टू बॉटम ऐसे हमने इसको दबा दिया है। तो दबाने की वजह से क्या हो रहा है, सारे के सारे जो मेरे पास मिनरल्स हैं वो एक ही पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस डायग्राम में देखूं, ये जो ब्लैक वाले मिनरल्स हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि एक लाइन को मैं फॉलो कर पाऊँ। अगर बीच में कोई मेरे पास ऑब्स्टेकल आता है इतना बड़ा सा, तो मैं उसके अलोंग लूप कर लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक लाइन को फॉलो कर लूँ। इसी को अगर मैं हैंड स्पेसिमेन में देखूंगा तो ये लाइंस की वजह से ना, ऐसे ये जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे फ्लेक्स में टूटने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं शिस्टोसिटी कहता हूँ। ये मेरे पास एक तरीके का मेटामॉर्फिक टेक्सचर है जो ऐसा दिखता है, बनता क्यों है, प्रेशर की वजह से बनता है। तो वैसे ही उसने मुझसे बहुत सारे टेक्सचर्स के बारे में पूछा है, तो मुझको क्या करना है, मुझे सारे टेक्सचर्स दिखते कैसे हैं और बनते कैसे हैं ये पता होना चाहिए। अराउंड मेरे पास ये 7-8 टेक्सचर्स हैं जिनका नाम मुझे पता होना चाहिए। फिर आते हैं मेटामॉर्फिज्म ऑफ एरिनेशियस, आर्जिलेशियस एंड बेसिक रॉक। अब ये एरिनेशियस, आर्जिलेशियस और बेसिक क्या होता है, ये मेरे सेडिमेंट्री, जब मैं सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी पढ़ूंगा और जब मैं इग्नियस पेट्रोलॉजी पढ़ूंगा तब मुझे समझ में आएगा, अच्छा बेसिक रॉक ना इग्नियस का टर्म है, आरेनेशियस सेडिमेंट्री का टर्म है। तो जब भी मैं मेटामॉर्फिज्म की तैयारी, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी की तैयारी कर रहा हूँ, उससे पहले मेरे को इग्नियस और सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी करके रखना है, तभी मैं मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी कर पाऊंगा। तो ये है कि मान लेते हैं अगर आप एक इग्नियस रॉक का मेटामॉर्फिज्म कर रहे हो, उसमें क्या होता है, अगर आप एक सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिज्म कर रहे हो तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये जो चेंजेस हैं ये मुझको याद करने हैं। अभी हमने क्या बोला था, हमने बोला था चेंजेस होते हैं, ग्रीन शिस्ट में M1 M2 होता है, एम्फिबोलाइट में M3 M4 होता है। अब वो मुझसे बोल रहा है ये जो ग्रीन शिस्ट का M1 M2 है, इग्नियस रॉक के लिए M1 का नाम क्या है। जैसे M1 कौन सा मिनरल है, हॉर्नब्लेंड है, क्वार्ट्स है, गार्नेट है, कौन सा मिनरल है वो मुझको याद करना पड़ेगा। सेम सेडिमेंट्री रॉक्स में M1 क्या है, तो ये जितने नाम लिखे हैं ग्रीन शिस्ट, ब्लू शिस्ट, एम्फिबोलाइट, मुझको क्या करना है, इन सारे के सारे नामों के लिए सेडिमेंट्री रॉक में कौन से मिनरल मिलते हैं, इग्नियस रॉक में कौन से मिनरल मिलते हैं, वो मुझको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, तभी मैं कंफर्टेबली ये वाले क्वेश्चंस को हैंडल कर पाऊंगा। ठीक है, और इससे भी बहुत सवाल आए हैं कि बेसोल्टिक रॉक्स में का क्या है मिनरल असेंबलेज। ठीक है, तो ये जो हम लिख रहे हैं ना M1 M2, इसी को मैं कहता हूँ मिनरल असेंबलेज, यानी कि आप कौन से मिनरल्स को असेंबल कर रहे हो रॉक के अंदर। फिर आते हैं मिनरल असेंबलेजेस ऑफ रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म। अब ये रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म क्या है, मिनरल असेंबलेज तो हमने समझ ली। मेरे पास एक चीज़ होती है जिसको मैं कहता हूँ प्रोग्रेड, और एक चीज़ होती है रेट्रोग्रेड। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या करते हैं एस्ट्रोलॉजी, उनको पता होगा रेट्रोग्रेड प्रोग्रेड हम ना इसके लिए सारे के सारे प्लैनेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी ना ये रेट्रोग्रेड में है, या प्रोग्रेड में है, ये मरकरी प्रोग्रेड में है, मरकरी रेट्रोग्रेड में। तो प्रोग्रेड का मतलब होता है आप इंक्रीज़ कर रहे हो कुछ चीज़। तो इसका सिंपल मतलब है कि आप जो प्रेशर टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज़ करे जा रहे हो, इंक्रीज़ करे जा रहे हो, इंक्रीज़ करे जा रहे हो। और रेट्रोग्रेड का मतलब है आप डिक्रीज़ करे जा रहे हो, डिक्रीज़ करे जा रहे हो, डिक्रीज़ करे जा रहे हो। तो इसी डायग्राम में अगर आप ऐसे एक जंप मारते हो ग्रीन शिस्ट से एम्फिबोलाइट, इसको मैं कहूँगा प्रोग्रेड। और जब आप इसी का उल्टा जंप मारोगे तब मैं इसको कहूँगा रेट्रोग्रेड। यानी कि M1 से M3 जाना प्रोग्रेड है और वापस आना रेट्रोग्रेड है। ठीक है, तो ये मेरे पास दो तरीके के मेटामॉर्फिज्म होते हैं। हमने देखा था एजेंट जो है
कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि प्रेशर में इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो यही वो मुझसे पूछ रहा है, प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म में फ़र्क क्या है, कैसे मैं असेंबलेज वाइज फ़र्क पता कर सकता हूँ। जो क्वेश्चन आया था इग्नियस रॉक्स के लिए आया था। फिर आता है मेटासोमैटिज्म, ग्रेनेटाइजेशन, मिगमेटाइट्स, ग्रेनुलाइट टेरेन ऑफ इंडिया। अब ये मेरे पास 4 टर्म्स हैं, मेटासोमैटिज्म, ग्रेनेटाइजेशन, मिगमेटाइट्स और ग्रेनुलाइट टेरेन ऑफ इंडिया। अगेन ये जो ग्रेनुलाइट टेरेन ऑफ इंडिया है, जैसे डेक्कन वाला, डेक्कन प्रोविंस वाला था इग्नियस में, ये भी मेरा स्ट्रैटिग्राफी का पार्ट है। और ये जो 3 नाम हैं, ये मेरे पास 3 स्पेशल तरीके के मेटामॉर्फिज्म्स हैं, जिनके बारे में मुझको थोड़ा बहुत डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मेटामॉर्फिज्म समझ गया, तो मैं ये तीनों भी आराम से समझ जाऊँगा, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेटासोमैटिज्म की बात करूँ, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि आपने ना केमिस्ट्री बिल्कुल चेंज नहीं करी है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करी। लेकिन मान लेते हैं मैं दूध से अगर पनीर बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसमें थोड़ा-सा नींबू डालता हूँ, थोड़ी-सी खटास डालता हूँ, या दही के लिए भी हम ऐसे ही करते हैं। तो जब आपने नींबू डाला, आपने विटामिन सी डाला, तो आपने क्या किया, आपने केमिस्ट्री भी चेंज कर ली। तो सेम चीज़ है मेटासोमैटिज्म में, कि आप ये ना मिनरल असेंबलेज M1 से M2, M1 प्लस M2 से M3 प्लस M4 जो बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, आप केमिस्ट्री भी चेंज कर रहे हो किसी तरीके से, तो उसको मैं मेटासोमैटिज्म कहता हूँ। तो ये जो 3 नाम हैं, ये स्पेशल टाइप्स हैं मेटामॉर्फिज्म के, जो मुझको स्टडी करने पड़ेंगे। तो ये मेरा टोटल ओवरलुक था, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म में बेसिक बेसिक मेटामॉर्फिज्म ये होता है, ये चीज़ें मुझको पढ़नी है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कोई और सब डोमेन देखेंगे जियोलॉजी का, उसको कोशिश करेंगे ब्रेक डाउन करने की, कि क्या है उसमें, उसके अंदर क्या क्या मुझको पढ़ना पड़ता है, उन लोगों के लिए जो नॉन जियोलॉजी बैकग्राउंड्स हैं, जिन्होंने कभी भी जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट स्टडी नहीं किया है अपने यूनिवर्सिटीज़ में, ओके। थैंक यू।